TFM सेकंड पेपर में बैंकिंग और फाइनेंस में अपन जो पढ़ रहे हैं वो है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। और कल अपन ने चर्चा की थी कि रिजर्व बैंक 1930 के प्रयत्न के पश्चात 1935 में स्थापित हो गया, उसकी स्थापना कर दी गई। और 1949 में पूर्ण रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सरकारी बैंक बन गया। 1 जनवरी 1949 में सरकारी बैंक की स्थापना के रूप में उसको स्थापित कर दिया गया। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की करेंसी जारी करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ RBI, वैसे सरकार ने कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध और संगठन तैयार किया। देखो, संचालन के लिए प्रबंध और संगठन तैयार करने के लिए आवश्यक है कि आप उसके प्रबंध और संचालन अपने हाथ में लें। और उन्होंने जैसे ही इसका राष्ट्रीयकरण किया, तत्काल इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में चर्चा हम मूल रूप से आज करेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय एक संचालक मंडल बनाया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबसे पहली जो बात है वो ये थी कि 20 सदस्य एक संचालक मंडल होगा। 20 सदस्यों का एक संचालक मंडल होगा, जिसमें एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर होगा, गवर्नर ऑफ RBI। गवर्नर ऑफ RBI के रूप में आप देखते हैं, आपकी जेब में अगर नोट हो तो आप देख लीजिए, उस नोट को निकाल करके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनके ये जो नोट होता है उसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं। आपने देखा होगा पुराने और नए नोटों में ये लिखा हुआ है, गवर्नर दस्तखत किए हुए हैं, मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के दस्तखत भी हैं। और ये जो दस्तखत हैं वो शक्तिदास के हैं। और RBI के इससे पहले भी कई गवर्नर रह चुके हैं, जैसा अपन जानते भी हैं। अपने मनमोहन सिंह जी भी रहे थे, उससे सुब्बाराव भी रहे थे, उससे पहले बिमन जालान भी रहे थे, उसके साथ साथ उर्जित पटेल भी रहे थे। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो एक तो RBI का गवर्नर होता है, एक RBI का गवर्नर होता है। विभिन्न विभागों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं इस RBI गवर्नर के नीचे। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जो इसके कार्य में सहायक होते हैं, मदद करते हैं, विभिन्न प्रकार के विभागों का कार्य देखते हैं। कोई क्रेडिट का कार्य देख रहा है, कोई एडवांसेस का कार्य देख रहा है, कोई नोट इश्यू करने का कार्य देख रहा है। तो ये चारों गवर्नर जो हैं वो इसके सहायता कार्य करने के लिए, या यूँ कह लीजिए इसके भार को, गवर्नर के भार को कम करने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर की पोस्ट भी की गई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संचालन में अपना पूरा सहयोग देते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का भी 5 वर्ष का होता है और डिप्टी गवर्नर का भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, जो सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, जो विषय की जान पहचान के होते हैं, जो फाइनेंस के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, उनका इसमें नियुक्ति की जाती है। तो 5 का ये भाग हो गया। 15 संचालक मंडल के सदस्य होते हैं। 15 संचालक मंडल के सदस्य होते हैं। 15 जो संचालक मंडल के सदस्य होते हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। 4 तो स्थानीय
जो मंडल होते हैं, लोकल बोर्ड जिनको आप कह सकते हैं, वहाँ से आते हैं, और शेष जो हैं वो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के विभागों से लिए जाते हैं। जैसे एक सदस्य एग्रीकल्चर का ले लिया, एक सदस्य बैंकिंग का ले लिया, एक सदस्य व्यापार का ले लिया, एक सदस्य उद्योग का ले लिया, एक सदस्य शिक्षा से ले लिया। कहने का मतलब है कि अपने विषय के विख्यात, अपने विषय के जो अच्छे ज्ञाता, उनका सरकार के द्वारा अधिकारी के रूप में भारत सरकार का वित्त विभाग इनको नियुक्ति प्रदान करता है। तो इस तरह से मिलकर के ये 20 लोग इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है या मैनेजमेंट जो है वो इन 20 लोगों के हाथों में रहता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस जो है वो बॉम्बे में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस बॉम्बे में है, परंतु इस हेड ऑफिस के बर्डन को कम करने के लिए कुछ स्थानीय मंडल भी बनाए गए हैं, जिसमें 4 मुख्य रूप से हैं। मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है और दिल्ली में है। 4 ऐसे स्थानीय मंडल भी बनाए गए हैं जो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों को विभाजन किया जा सकता है। तो ये चारों मंडल जो हैं, इनमें 5-5 सदस्य होते हैं जो अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। इस चारों मंडलों में 5-5 सदस्य होते हैं जो संबंधित विषय के विशेषज्ञ होते हैं, और वो संचालन में पूर्ण सहयोग करते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आवश्यकता पड़ने पे वो मदद भी करते हैं। सरकार के द्वारा इनका 4 वर्ष के लिए मनोनयन किया जाता है। इनका कार्यकाल सामान्य रूप से 4 वर्ष का होता है। सरकार को आवश्यकता पड़ती है तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जैसे मैंने आपको बताया, प्रधान कार्यालय तो बॉम्बे में है, परंतु इसकी विभिन्न शाखाएं हैं जो लगभग वर्तमान स्थिति में हम देखें तो 16 शाखाएं हैं, जिसमें अहमदाबाद है, बेंगलोर है, भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है, चंडीगढ़ है, हैदराबाद है, जयपुर है, कानपुर है, नागपुर है, पटना है, कोचीन है और जम्मू तवी, बेलापुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम आदि स्थानों पे ये शाखाएं हैं 16, जो इन बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ को मदद करने के लिए, इनकी सहायता प्रदान करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब है जो 16 शाखाएं हैं, जो 4 मंडल हैं, वो RBI के मुंबई प्रधान शाखा को मदद करते हैं, और जो 16 शाखाएं, चाहे वो जयपुर की हो, राजस्थान में खास करके जब अपन बात करें तो जयपुर की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके जो ये हॉस्पिटल बार उस पर टॉन्क रोड के ऊपर स्थापित है, जो विभिन्न प्रकार के नोटों को RBI से लेकर के हमारे जो स्टेट के जितने भी बैंक्स हैं उन सबको वितरित करती है, उनका कलेक्शन करती है, क्रेडिट के बारे में विचार करती है और उनको साधन प्रदान करती है। तो इसी प्रकार चाहे वो भुवनेश्वर में हो, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे वो जम्मू तवी में हो, चाहे वो नागपुर में हो, चाहे वो कानपुर में हो, चाहे वो हैदराबाद हो या अहमदाबाद हो, ये सारी शाखाएं इस RBI को अपना पूरा सहयोग प्रदान करती हैं। तो कहने का मतलब कि एक ऐसा बैंक, एक ऐसा प्रधान बैंक जिसका भारत सरकार ने 1949 में, जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण किया, और राष्ट्रीयकरण जैसे ही किया तत्काल एक बात सामने आई कि ऐसा गवर्निंग बॉडी एक तैयार की जाए, ऐसा एक संचालन मंडल तैयार किया जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो इसका संचालन कर सके, और डिसेंट्रलाइजेशन का कार्य भी होना आवश्यक था। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी किया गया, इनकी गवर्निंग बॉडी भी बनाएगी, उनका अलग अलग कार्यकाल, किसी का 4 वर्ष का, किसी का 5 वर्ष का तय किया गया, और इन सब व्यक्तियों के समूह के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का संचालन, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और गठन किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रशासनिक ढांचा है वो भी अलग अलग प्रकार से तय किया जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अलग से पूंजी प्रबंध का विभाग होगा, अलग से पर्यवेक्षण का विभाग होगा, अलग से संचालन का विभाग होगा, अलग से ऑडिटिंग का विभाग होगा, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग होगा, प्रशासनिक और पर्सोनल डिपार्टमेंट जिसको आप कह सकते हैं, पर्सोनल डिपार्टमेंट का मतलब सेबी वर्गीय जो कार्य हैं उनको करने के लिए होगा, मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट अलग से बनाया जाएगा,
बजट के बारे में भी बातचीत की जाएगी, यानी बजट कैसा होगा, एक्सपेंसेस कैसे होंगे, इनकम के क्या स्रोत होंगे, और लीगल सेल भी अलग से तय की जाएगी। लीगल का मतलब है जो भी विभिन्न प्रकार के केस होते हैं, कोर्ट संबंधी या कचहरी संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उन सब का। तो कहने का मतलब है कि एक प्रशासनिक ढांचे के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रशासनिक विभाग भी होता है, और उस प्रशासनिक विभाग में विभिन्न प्रकार के विभाग बने हुए हैं, और उन विभागों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग कार्य है, और उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, और वो उत्तरदायी होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रति। जैसे लीगल जितने भी मैटर हैं वो आपके कानून के विभाग में देखे जाएंगे। पूंजी क्रिएशन के जितने भी कार्य हैं वो पूंजी क्रिएशन डिपार्टमेंट में देखे जाएंगे। HRM का जितना भी कार्य है, ह्यूमन रिसोर्सेज का, वो सारा HRD डिपार्टमेंट देखेगा। या पर्सोनल डिपार्टमेंट का जो कार्य है, पेंशन का है, वेतन का है, भत्तों का है, दूसरे प्रकार के कार्य हैं वो उसके द्वारा पूर्ण किया जाएगा। इसी प्रकार ऑब्जर्वेशन के लिए, या यूँ कह दीजिए आप ऑडिट के लिए, सामान्य रूप से जो विभाग होता है वो ऑडिट का कार्य करेगा। कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के शाख का सर्जन करना, ऑडिट करना। ऑडिट का मतलब कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, या आवश्यकता के अनुसार पूंजी का प्रबंध करना, या संचालन में कोई परेशानी आ रही है तो उसको ठीक से करना है। या यूँ कह दीजिए सूचना और प्रौद्योगिकी यानी IT सेल, जो टेक्नोलॉजी है नई, उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अलग से विभाग बनाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक विभाग होते हैं जो हमारे इस बैंक का संचालन करते हैं, और वो अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रति दायी होते हैं, वो उनको ये कार्य दिया गया होता है। तो ये एक संचालन का और बैंक को विभिन्न विभागों के समन्वय बनाए रखने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य को सरल और संगठित रूप से मैनेजमेंट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए किया जाता है।